सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अध्याय 6.3 यानी कि एक्सरसाइज 6.3 के बारे में। अब अगर इस चैप्टर की बात करें तो इसमें हमको क्या पढ़ना है और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हम अगर समझ पाए तो एक्सरसाइज 6.3 को आसानी से हम कर सकते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो जो हमारा इंट्रो वीडियो है, मतलब कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो हमको चैप्टर 6.3 में जाने से पहले हमको समझना चाहिए, वो सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक बात और है, अगर तुम 6.3 पर हो तो बेशक तुम अगर 6.1 6.2 मिला जुला के किया हो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वो कॉन्सेप्ट होने चाहिए। कौन सा? समरूपता क्या होता है, सर्वांग समता क्या होता है, थेल्स प्रमेय क्या है और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, ये बातें तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। अगर ये बातें तुम्हारे माइंड में है तब निश्चित तौर पर तुम इजीली यहाँ पर समझ पाओगे। और ऐसे अगर यहाँ ये कॉन्सेप्ट जहाँ पर भी आएगा ना तो हम बताते चलेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है जी। तो क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और एक नज़र डालते हैं। या इस चैप्टर में हमको 3 थ्योरम्स पढ़ने। सबसे पहला है ए समरूपता प्रमेय, एंगल समरूपता प्रमेय। ठीक है। दूसरा है हमारा एस समरूपता प्रमेय, भुजा समरूपता प्रमेय। और तीसरा जो हमको पढ़ना है वो है एस समरूपता प्रमेय। तो ये तीनों थ्योरम्स हमको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है जी। जिसमें से पहला थ्योरम हमारा 6.3 यहाँ पर दिया हुआ है। देखते हैं क्या है। 6.1 और 6.2 कहाँ पर है? अगर 6.3 देख रहे हैं यहाँ पर, तो इससे पहले जो हमने चैप्टर 2 किया है उसमें हमने पढ़ा है 6.1 और 6.2 थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम। ठीक है जी। आ जाओ, यहाँ पर है हमारे पास प्रमेय 6.3 और 6.3 में क्या कहा जा रहा है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और त्रिभुज सर्वांगसम होता है। अब समझो बात को, कहने का मतलब हम मोटा मोटी समझते हैं। सपोज अपने पास दो त्रिभुज है, वन ऑफ देम इज एबीसी एंड अदर इज डीएफ। एक जो है हमारे त्रिभुज एबीसी है, देन दूसरा जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, वो है हमारे पास डीएफ। दो त्रिभुज है हमारे पास। ठीक है। हमको क्या पता है यहाँ समझो। हमको पता है यदि संगत कोण समान होता है और संगत भुजाएं समानुपाती होता है तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ये बात हमको पता है। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि अगर कोण ए बराबर कोण डी हो जाए, कोण बी बराबर कोण ई हो जाए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए और ये कोण इस कोण के बराबर हो जाए। ठीक है। कोण सी बराबर कोण एफ हो जाए। साथ ही साथ भुजाओं का अनुपात भी हम ले लेते हैं। कोण ए बराबर डी है, ए बी का अनुपात लेंगे इसके साथ, डी ई के साथ, इस प्रकार से। ठीक है। फिर इसी क्रम में बी सी का अनुपात लेंगे किसके साथ, ई एफ के साथ। फिर इसी क्रम में ए सी का अनुपात लेंगे किसके साथ, इस क्रम में डी एफ के साथ। तो ये संगत भुजा तुम्हारा निकल के आ गया। अगर ये कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, संगत अनुपात समान आ रहा है, इसका मतलब है कि त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। बट यहां पर क्या दिया है, यहां पर जो गिवन है ना तुम्हारे पास, गौर से देखना, दिया क्या हमारे पास, दिया यहां पर कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई और कोण सी बराबर कोण एफ। बस इतनी ही बातें दी हुई है। मतलब ये जो दूसरा वाला मीटर है ना, ये वाला, ये हमारे पास नहीं। अगर ये दे देता तो फिर काम ही नहीं था कोई। तो बाबू हमको साबित करना है, साबित क्या करना है, साबित करना है यहाँ पर हमको त्रिभुज ए बी सी समरूप होता है त्रिभुज डी ई एफ। बस ये हमको साबित कर देना है। तो एक बात तो हमको दिया, यहाँ पर हमने जो बात किया है, कोएंगल बराबर दिए हैं, अनुपात हमको लाना पड़ेगा तब जाके ये बराबर हो। अच्छा, यहाँ पर संगत कोण समान है, तो अगर संगत कोण समान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भुजा भी समान होगा। भुजा अलग अलग हो सकता है उसकी माप। तो एक बात बताओ, अगर संगत कोण समान है तो ए बी और डी ई या तो बराबर हो सकता है। 3 केस उत्पन्न। अच्छा, ए बी और डी ई पर ही विचार कर रहे हैं, किसी और भुजा पर विचार करेंगे, लेकिन अभी ए बी और डी ई पर विचार कर रहे हैं। या तो ए बी होगा डी ई के बराबर। ठीक है। यहां पर कहने का क्या मतलब है, यदि तीनों कोण बराबर दिया है दोनों ही त्रिभुजों में, तो हमारे पास 3 केस संभव हो सकते हैं। कौन कौन से देखो जरा प्रमाण में। त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में संगत कोण समान होने पर समान है
अतः 3 स्थिति संभव हो सकती है। अतः 3 स्थिति संभव हो सकती है। ठीक है, अब सबसे बड़ा मैटर क्या है पता है, 3 स्थिति जो अभी हम बताने वाले हैं ना, उस तीनों स्थिति को हमको एक एक करके देखना पड़ेगा और तीनों स्थिति में हमको त्रिभुज एबीसी के समांतर डीईएफ साबित करना पड़ेगा। तो थ्योरम थोड़ा सा लंबा इसलिए हो जाएगा। तो कौन कौन सी 3 स्थिति, देखो पहला स्थिति क्या होगा, ये होगा ए बी बराबर हो जाएगा डी के, ए बी बराबर हो जाएगा डी के। दूसरा स्थिति क्या होगा, ए बी इज लेस देन हो जाएगा डी, यानी ए बी छोटा हो जाएगा, डी बड़ा हो जाएगा। और तीसरी जो स्थिति है, तीसरा जो स्थिति है हमारे पास वो हो जाएगा ए बी इज ग्रेटर देन डी। ये 3 स्थिति है। ठीक है, 3 स्थिति संभव है हमारे पास। पहले स्थिति के बारे में हम बात करते हैं, हमको तीनों स्थिति एक एक करके देखना पड़ेगा। तो पहले स्थिति की बात करते हैं, स्थिति 1, जब ए बी बराबर हो डी के। गौर से देखना, जब हम बोल रहे हैं जब ए बी बराबर हो डी ई के, ठीक है जी, तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में क्या हो जाएगा, ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो जाएगा। गौर से देखना, कोण ए बराबर कोण डी दे रखा है, कोण बी बराबर कोण ई दे रखा है, मतलब ये क्या है, दिया है। अब ये दिया है, गिवन है, देखो ऊपर देखो ना, ऊपर देखो ना, कोण ए बराबर डी कोण बी बराबर ई पहले से दे रखा है। हम कुछ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, जो दिया हुआ है उसी का यूटिलाइज कर रहे हैं हम। ठीक है जी, आ जाओ आगे। देन हम करेंगे क्या, एक चीज और दे रखा है बराबर, ए बी बराबर डी। क्या दे रखा है, ए बी बराबर डी। अब ये यहाँ समझो, अगर एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज है हमारे पास, सपोज हमारे पास ए बी सी है और डी ई एफ है। अगर ए बराबर डी है, बी बराबर ई है और इस ए बी भुजा पर ए और डी है, डी ई भुजा पर कोण डी और ई है, मतलब है कि 2 कोण बराबर हो। ठीक है, 2 कोण बराबर हो और वे दोनों कोण एक ही भुजा के द्वारा बन रहे हो या एक ही भुजा पर स्थित हो, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। कहने का क्या मतलब है, समझो। यहां से अपने पास ये कि त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है, इस प्रकार से ना, बात वही है, थोड़ा देख लो। तो कोण बी बराबर सपोज कोण ई है, कोण सी बराबर कोण एफ है और बी सी बराबर ई एफ है। ठीक है, बी सी बराबर ई एफ है, कोण बी जो है वो ई के बराबर है और बी किस पर है, कोण बी किस पर है, बी सी पर है कि नहीं है, कोण बी किस पर है, बी सी पर है। और कोण ई जो है देखना यहाँ ई एफ पर है। फिर कोण सी किस पर है, बी सी पर है, कोण एफ जो है वो ई एफ पर है। यानी कि बराबर भुजा पर ही अगर कोई बराबर कोण बराबर भुजा पर ही हो तो वो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसको बोलते हैं एस ए एस ए बोलते हैं, कोण भुजा कोण सर्वांग समता पर में। तो अतः क्या लिख सकते हैं हम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ के। क्यों हो जाएगा, एस ए एस सर्वांग समता प्रमेय से। चलो ये आ गया एस या सर्वांग। अब सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, हमने बताया है। सर्वांग समता का मतलब होता है हर प्रकार से समान। सबसे बढ़िया उदाहरण तुमको देखने के लिए मिल जाएगा, ये एक ही कंपनी का 2 मार्कर है। अब ये मार्कर में जो हर बात होगा वो हर प्रकार से समान होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मार्कर दोनों सर्वांगसम है, ये मार्कर दोनों सर्वांगसम है। बातें समझ में आ रही है। अब देखो, अब अगर त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है डी ई एफ के, तो एक बात तो दिया, ए बी बराबर डी तो दिया हुआ है। क्या हो जाएगा हमारे पास, बी सी बराबर हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ और ए सी बराबर हो जाएगा डी एफ। तो लिखें सी पी सी टी। कहने का मतलब क्या है, अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके संगत भाग क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। तो बी सी बराबर ई एफ हो जाएगा और ए सी बराबर डी एफ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर, अब देखो गौर से, अगर हम ए बी बट्टे डी ई करें, गौर से देखना, ए बी बट्टे डी ई करें तो ए बी का अपन ए बी ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे ना, ए बी किसके बराबर है, डी ई के बराबर है। तो इसका मतलब है डी ई के जगह पर अपन क्या कर सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। तो ए बी रख दिया हमने। अब ये कितना आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा हम कर लेते हैं बी सी बट्टे ई एफ, बी सी बट्टे ई एफ, बी सी की जगह पर बी सी रखते हैं और ई एफ यहाँ पर बी सी बराबर क्या आ रहा है, ई एफ आ रहा है। मतलब हम ई एफ के जगह पर बी सी रख सकते हैं, तो अपन बी सी यहाँ पर रख देते हैं। बी सी से बी सी कैंसिल, फिर से 1 आ रहा है। इसी तरह से अपन क्या करेंगे, ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टे डी एफ करेंगे। ए सी का ए सी रहने देंगे
और डी एफ के जगह पर अपन क्या रख सकते हैं, तो गौर से देखना, ए सी और डी एफ बराबर है, इसका मतलब डी एफ के जगह पर अपन ए सी रख सकते हैं, तो ए सी बट्टे ए सी, ये कैंसिल ए। अब यहां पर तुम गौर से देखो, यहां पर गौर से देखो, अब यहां पर गौर से देखो क्या लिख सकते हैं। अब त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में अगर हम गौर से देखें तो कोण ए बराबर कोण डी निकल के आ रहा है, कोण बी बराबर कोण ई निकल के आ रहा है, कोण सी बराबर कोण एफ। ये तो बात हमको गिवन ही था, थ्योरम में ही बता रहा है ये बात, ठीक है। हमने साबित क्या किया है, हमने साबित किया है कि ए बी बट्टे डी ई, बी सी बट्टे ई एफ और ए सी बट्टे डी एफ, ये हमने यहाँ से क्या किया है, साबित किया। बातें क्लियर है, ये यहाँ से हमने साबित किया। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं, देखो एंगल बराबर है, भुजाएं समानुपाती है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो बाबू ये हो गया तुम्हारा साबित। अब तुमको लगता होगा चलो हो गया थ्योरम खत्म, नहीं बाबू, अभी थ्योरम शुरू ही हुआ है। क्यों बोल रहे हैं हम थ्योरम शुरू ही हुआ है, क्योंकि देखो ये पहला भाग है, हमने पहले ही बताया यहाँ पर कि टोटल यहाँ पर 3 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं, तो अभी भी हमारे पास 2 स्थिति शेष है, तो उस दोनों के बारे में बात कौन करेगा, हम ही तो करेंगे। आ जाओ, तो अभी क्या करना है, अभी देखना है हमको स्थिति 2 क्या कह रहा है इस थ्योरम का। स्थिति 2 कह रहा है हमारे पास ए बी छोटा है, डी ई बड़ा है, मतलब हमारे पास इस प्रकार से 2 त्रिभुज है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज जो है वो डी ई एफ, इस प्रकार से डी ई एफ, इस प्रकार से 2 त्रिभुज। तो स्थिति 2 के लिए जैसा कि तुमको चित्र में भी दिख रहा होगा, स्थिति 2 क्या कह रहा है, ए बी इज लेस देन डी, मतलब इट मीन्स कि डी ई बड़ा है, ए बी छोटा है, डी ई बड़ा है, ए बी छोटा है। अब देखो इस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, साबित करने के लिए कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो डी एफ के समरूप है, हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यानी कि बनावट करना पड़ेगा। तो बनावट देख लेते हैं क्या करना है, हमको करना है बनावट। क्या बनावट करेंगे, देखो ए बी के बराबर लेंथ की हम यहाँ पर एक बिंदु लेंगे कि ताकि ये जो है ना हमारे बराबर हो जाए ए बी के, यानी कि पी डी जो है वो बराबर हो जाए हमारे ए बी के। इसी तरह से डी एफ पर एक बिंदु लेंगे क्यू, ताकि हमारा ए सी बराबर हो जाए डी क्यू के, और फिर पी क्यू को क्या करेंगे, हम मिला देंगे। क्लियर है बातें, यहां तक समस्या होनी नहीं चाहिए। देखो थोड़ा सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सीधा रखेंगे, चलो हो गया। तो हमने क्या किया, त्रिभुज डी ई एफ के एफ की भुजा, डी ई एफ की भुजा डी ई और डी एफ पर, डी ई और डी एफ पर क्रमशः बिंदु P और Q, बिंदु P और Q इस प्रकार लिया कि AB बराबर DP एंड AC बराबर DQ। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन आ गया। क्या आ गया बाबू, कंस्ट्रक्शन हमने बनावट कर लिया। अब देखो प्रमाण की ओर चलते हैं, प्रमाण की ओर चलते हैं ना। अब अगर हम देखें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज DPQ में, देन व्हाट वी गेट, तब हमको क्या मिलता है यहाँ से। अगर हम देखें त्रिभुज ABC और DPQ में तो हमको क्या मिलेगा, गौर से देखना क्या मिलने वाला है यहाँ पर, गौर से देखना। एक बात तो तुमको दिया है, क्या दिया है, कोण A बराबर D। कहाँ से आया कोण A बराबर D, कोण A बराबर कोण D कहाँ से आया। अगर तुमने शुरू से देखा है तो यहाँ पर गिवन है बाबू, कोण A बराबर D, प्रश्न में ही दिया है, जो थ्योरम है उसी में दिया हुआ है कोण A बराबर D। तो ये एक बात आया निकल के। दूसरी बात क्या, देखो AB बराबर DP, किस त्रिभुज में बात कर रहे हैं बाबू, ABC और DPQ में। ये ABC और DPQ में, इस पूरे को मत समझना है, हमने बात किया है ABC और DPQ में। तो कोण A बराबर कोण D हो जाएगा, साथ ही साथ AB बराबर DP, AB बराबर हो जाएगा DP, और AC बराबर हो जाएगा तुम्हारा DQ। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और इस दोनों भुजाओं के बीच में कोण जो है, और इस दोनों भुजाओं के बीच में जो कोण है वो बराबर है। यानी 2 भुजाएं बराबर है और उन भुजाओं के द्वारा जो कोण बन रहा है वो भी बराबर है।
तो अगर इस तरह से कोई कभी कंडीशन आए तो इस प्रकार से कि दो भुजाएं बराबर है और भुजाओं के द्वारा जो कोण बन रहा है वो बराबर है, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सर्वांगसम हो जाते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज डी पी क्यू। ये हो गया। क्यों हो गया? ऐसे एस सर्वांग समता पढ़ने से, ऐसे एस सर्वांग समता पढ़ने से। बातें क्लियर यहां तक? आगे आ जाओ। आगे क्या कर सकते हैं बाबू? हम थोड़ा देख लें दो, आगे क्या कर सकते हैं। अब अगर देखो त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम आ जाए त्रिभुज डीपीक्यू के, इसका मतलब क्या है? अतः अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो संगत भुजा और संगत कोण बराबर हो जाते हैं, ये हमने बताया है। इसका मतलब है कि यहां पर कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डीपीक्यू, कोण डीपीक्यू हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण डीपीक्यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दिया हुआ, अच्छा ये क्यों होगा? सीपीसीटी याद रखो, है ना, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं, सीपीसीटी शॉर्ट फॉर्म में उसका। तो कोण बी बराबर डी, यहां से कोण बी बराबर डीपीक्यू, यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया। बट लेकिन बाबू दिया क्या है जरा देखना, कोण बी बराबर कोण ई दिया, ये तो लोचा है, कोण बी बराबर ई है। अगर देखेंगे बी के बराबर डीपीक्यू है, बी के बराबर ई है, इसका मतलब हुआ ये कि कोण डीपीक्यू बराबर है कोण ई। इसका मतलब ये हुआ ये कोण इस कोण के बराबर है। अब इस प्रकार से कभी भी सिचुएशन आता है, अगर दो रेखाएं इस प्रकार से खींचा गया है और ये कोण इस कोण के बराबर है, इट मीन्स कि ये L है और ये M है, तो L समांतर M होगा और ये संगत कोण है, समांतर रहेगा तभी बराबर होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? अतः PQ समांतर EF। क्या है बाबू? PQ समांतर EF। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब हम थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? DP बट्टे DE लिख सकते हैं, DP बट्टे DE, DP बट्टे DE और बराबर में DQ बट्टे DF। ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं, बोलो थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अगर तुमने पढ़ा है तो पता होगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। क्यों हो गया ये? थेल्स साहब ने बताया था। चलो एक बात बताओ हमको, DP किसके बराबर है? AB के बराबर है, तो AB बराबर D, और DQ किसके बराबर है? AC के बराबर है, AC बट्टे DF। ये आ गया हमारा, ये हो गया हमारा। यहाँ पर कारण भी लिख सकते हैं, AB बराबर DP, AB बराबर DP है और AC बराबर जो है वो DQ। ठीक, इक्वेशन अपना पहला आ गया। कौन सा इक्वेशन आ गया? पहला आ गया। यहाँ तक समस्या? बिल्कुल। तो अभी क्या करना है ना, तुमको थोड़ा सा नोट अगर करना है तो नोट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा फिगर होगा चेंज, तब जाके हमको मिलेगा इक्वेशन नंबर 2, तो नोट कर लेना। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं देखना जरा। अब ये फिगर थोड़ा चेंज होगा, जैसा कि हमने बताया, इसको हम अपन मिटा देते हैं। ठीक है, इसको अपन मिटा देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको इस प्रकार से खींचते हैं। ठीक है, बनावट फिर से हमको लेना पड़ेगा। अब क्या करेंगे बनावट में? ये PQ तो रहेगा ही ना, PQ बदलेगा नहीं, है ना। हमने क्या किया, त्रिभुज DEF के त्रिभुज DEF की भुजा, यहां से दूसरा स्थिति उत्पन्न हो रहा है, ये ध्यान रखना। DEF की भुजा EF पर EF और ED पर बिंदु P और Q इस प्रकार लिया कि BC बराबर EP हो जाए, साथ ही साथ AB बराबर EQ हो जाए, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, यहां तक समझने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अरे सिंपल सी बात है बाबू। अब हमने क्या किया, BC EP के बराबर ले लिया है और AB के बराबर EQ ले लिया है। यहां तक क्लियर बातें हैं। अब आ जाओ। अब हमको देखना है त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज
ABC और त्रिभुज ABC और QEP में, QEP में गौर से देखना, त्रिभुज ABC है और त्रिभुज QEP, ABC QEP। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोण B बराबर E गिवन है, कोण B बराबर E, बोलोगे कहाँ से, तो B बराबर E तो दिया हुआ है ना। साथ ही साथ हमारे पास हमने क्या BC बराबर EP अभी माना है, तो ये BC बराबर EP भी है, और दूसरा AB बराबर EQ, अभी अभी तुरंत हमने माना है AB बराबर EQ। ये हमारा आता है बनावर से, कहाँ से आता है, बनावर से। अभी अभी जो हमने माना है, जो बनाया है, उससे ये हमारा निकल के आ रहा है। फिर से वही मामला, एक कोण बराबर है और उस कोण को बनाने वाली संगत भुजा जो है वो क्या है, बराबर है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, इट मीन्स कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज QEP के, ठीक है। क्यों होगा, SAS सर्वांग समता पढ़ने से। अब दो त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब संगत भाग समान होगा, मतलब संगत भुजा और संगत कोण समान हो जाएंगे। इसका मतलब होगा ये कि कोण बाबू जो है, ये कोण C बराबर जो है क्या हो जाएगा, कोण P हो जाएगा। गौर से देखो ना, कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण P हो जाएगा, लिख सकते हैं। अतः कोण C बराबर कोण EPQ, EPQ क्यों होगा, CPCT, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं। बट दिया हुआ क्या है हमारे पास, लेकिन दिया है कि क्या दिया हुआ, देखो दिया हुआ क्या है हमारे पास, दिया हुआ है कि कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F। देखो कोण C बराबर EPQ, कोण C बराबर F, इसका मतलब है यहां से क्या हो जाएगा, कोण EPQ बराबर हो जाएगा कोण F, कोण EPQ यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर। फिर से वही मामला है, अगर ये कोण बराबर है तो ये संगत कोण है, और संगत कोण कब बराबर होता है, जब रेखाएं समांतर होता है। इसका मतलब PQ समांतर DF हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ समांतर DF। अब अगर PQ समांतर DF है और फिर से यहां से हम अगर थेल्स पर में लगा ले तो क्या होगा, EP बट्टे EF, क्या होगा EP बट्टे EF बराबर में EQ बट्टे ED, क्या हो जाएगा EQ बट्टे ED, EQ बट्टे ED, ये हो जाएगा हमारे पास EQ बट्टे ED। अब देखना है यहाँ से, EP हमने किसको माना है, BC को, BC आ गया हमारा, और EF का EF है। EQ हमने किसको माना है, AB को, तो ये AB आ गया हमारा, और ये है हमारे पास AB बराबर में क्या, ED या DE कुछ भी लो, दिक्कत नहीं। तो ये समीकरण 2 बन गया हमारा। अब अगर समीकरण 1 और 2 को देखे, देखो DP बट्टे क्या है, समीकरण 1 किधर है बाबू, इधर है, AB बट्टे DE बराबर है AC बट्टे DF के, और BC बट्टे EF बराबर है AB बट्टे DE के। तो कहीं ना कहीं ये सभी क्या है, ये जितने भी चीज है, तीनों चीज आपस में क्या है, समान है। इसका मतलब AB बट्टे DE बराबर है BC बट्टे EF के और AC बट्टे DF के। समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से AB बट्टे DE, BC बट्टे EF और AC बट्टे DF, ये आ गया। और गिवन क्या है, कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। अतः त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DE। ये दूसरा केस भी हमारा यहाँ से खत्म हो जाता है। अब हम चलेंगे तीसरे केस पर। अब थोड़ा सा लंबा थ्योरम हो रहा है, बट क्या करें, समझना तो पड़ेगा ना, हमारे सिलेबस में है तो समझना तो पड़ेगा। ऐसे एग्जाम में बहुत कम ही पूछे जाते हैं ये थ्योरम्स, और देखो इसका शॉर्ट तरीका भी है, इसमें बहुत सारी बातें कम भी हो जाती है। हम चूंकि लॉन्ग इसलिए खींचे कि हर एक बात को तुम समझ पाओ, इसका शॉर्ट तरीका भी है। केस 3 यानी कि स्थिति 3 में किस प्रकार से हम प्रश्न को कर सकते हैं। तो दो केस के बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया, पहला AB बराबर DE, दूसरा है AB इज लेस देन DE, और तीसरा और फाइनल है हमारे पास AB इज ग्रेटर देन DE। मतलब अब जो हमारे पास ट्राइंगल बनने वाला है, त्रिभुज बनने वाला है, वो इस प्रकार का होने वाला है, वो त्रिभुज हमारा इस प्रकार का होने वाला है। ये हमारे पास ABC है और दूसरा जो ट्राइंगल बनेगा ये हमारे पास DEF। थोड़ा हटा के हम बना लेते हैं, ये हमारे पास DEF है। कौन सा ट्राइंगल है, DEF।
अब यहां से हमको स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पर बाबू ए बी बड़ा है, डी ई छोटा है, जानबूझकर हमने बनाया भी है ताकि तुमको स्पष्ट दिख सके। ठीक है जी। तो यहां पर ए बी इज ग्रेटर देन डी है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्थिति 3 के लिए हमको साबित करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बनावट करना पड़ेगा। कौन सा बनावट करना पड़ेगा जरा गौर से देखना। हमको क्या करना है, डीई को थोड़ा आगे बढ़ाना है और फिर इस तरह से डीएफ को भी थोड़ा आगे बढ़ाना है। ये बिंदु अपने पास पी हो जाएगा, ये बिंदु अपने पास क्यू हो जाएगा। देन पी क्यू को अपने को क्या करना है, ज्वाइंट कर देना है, जोड़ देना है। बातें समझ में आ गई। क्या क्या हमने ईपी को थोड़ा आगे बढ़ाया, एफ क्यू को थोड़ा आगे, यानी डीई को थोड़ा पी तक बढ़ा लिया और डीएफ को क्यू तक बढ़ाया। क्यों बढ़ाया हमने इसको इस प्रकार से बढ़ाया है कि ये डीपी जो तुमको नया बन रहा है वो एबी के बराबर हो जाए और डीक्यू जो तुमको नया बन रहा है वो एसी के बराबर हो जाए। बातें समझ में आ गई। चलो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, डीई को, या त्रिभुज का भी चर्चा कर दे। त्रिभुज डीईएफ में डीई और डीएफ को क्रमशः पी और क्यू बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि हमारा क्या हो जाए, ए बी बराबर हो जाए डीपी के। देन दूसरा जो केस है हमारा, ए सी बराबर हो जाए डी क्यू। ठीक है। देन अब फाइनल हम चलेंगे प्रमाण। बस इतना ही है, ये समझ में आ गया तो आ गया प्रश्न। ना अब अगर हम देखते हैं त्रिभुज एबीसी और डीएफ में, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ ने डीपी क्यू में, किसमें लिखेंगे, डीपी क्यू में, डीपी क्यू इसमें देखने वाले क्या होने वाला है हमारे पास। अब हम बात करते हैं क्या होने वाला है। देखो कोण ए बराबर कोण डी तो पहले ही दे रखा है, ये तो थ्योरम में ही दे रखा है। कोण ए बराबर डी जो है वो थ्योरम में ही दे रखा है। दूसरी बात जो है, ए बी बराबर हमारा मिल रहा है डीपी, क्योंकि त्रिभुज डीपी क्यू और एबीसी में बात कर रहे हैं, तो ए बी बराबर मिल रहा है डीपी, ए बी बराबर डीपी मिल रहा है। दूसरा बात मिल रहा है ए सी बराबर डी क्यू, ए सी बराबर यहाँ से डी क्यू मिल रहा है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ए सी बराबर डी, हमने कहा बाबू कि ये दो भुजा ये वाली ए बी बराबर है डीपी के, ए सी बराबर है डी क्यू के। साथ ही साथ ए बी और डी ए सी के द्वारा जो कोण बन रहा है ए, डीपी तथा डी क्यू के द्वारा जो कोण बन रहा है डी, ये भी बराबर है। और इस तरह से जब अगर दो भुजा बराबर है और उन दोनों भुजाओं के द्वारा जो कोण बनता है वो बराबर है, इस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो हमने कहा कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज डी पी क्यू के। ठीक है, क्यों सर्वांगसम है, क्योंकि एस ए एस है। क्या है, एस ए एस है, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता प्रमेय ये हमको बताकर देता है। आगे चलो जी। अब अगर त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज के दोनों त्रिभुजों में संगत भाग समान हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि यहां से अपन क्या कर सकते हैं, कोण बी बराबर कोण पी, क्या कर सकते हैं, कोण बी बराबर कोण पी, ऐसा कर देंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है ना, कोण एबीसी और डीपी क्यू, अभी भी साबित किया, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा। बट गिवन क्या है, यहां देखेंगे, लेकिन दिया है कि कोण बी बराबर कोण डी ई एफ, ये दिया हुआ है। यहां पर कोण बी बराबर कोण पी है, यहां पर कोण बी बराबर कोण डी ई एफ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर हो जाएगा कोण डी ई एफ बराबर कोण पी, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। और ये हमको देखने से लग रहा है ये संगत कोण है। अब ये संगत कोण है तो इसका मतलब ये होगा कि ई एफ समांतर हो जाएगा पी क्यू। क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगा पी क्यू। बातें समझ में आ गई। अगर ई एफ समांतर पी क्यू है तो अपन लिख कैसे सकते हैं इसको, जरा बताओ, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं बाबू डीपी बट्टे डीई। ठीक है, साथ ही साथ इसको लिख सकते हैं कि डी क्यू बट्टे डी एफ, ऐसा लिख सकते हैं क्या।
थेल्स प्रमेय तो लगा रहे हैं, और थेल्स प्रमेय के बारे में तुमने पढ़ा है ना, ये थेल्स प्रमेय पर आधारित कुछ उप प्रमेय के बारे में, तो वहां पर वो बातें पता है, तो यहाँ पर तुमको समस्या नहीं होनी चाहिए। dp/d, क्योंकि अगर हम तुमको पूरा वहां समझाने जाएंगे ना, ये कहाँ से आ रहा है तुमने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन समझाने जाएंगे तो यहाँ से लेकर के फिर यहाँ तक चला जाएगा, तो इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर dp/d हो जाएगा, dq/df हो जाएगा। साथ ही साथ देखा, गौर से देखना, dp किसके बराबर है, ab के बराबर है। dp हमने किसके बराबर लिया, देखो यहाँ पर dp ab के बराबर है, dp यहाँ पर ab के बराबर है ना, ab dp ac dq, dp जो है ab के बराबर है, तो ये ab बट्टे हो जाएगा तुम्हारा de, और dq किसके बराबर है, dq बराबर है ac के, तो ac बट्टे हो जाएगा df। ये समीकरण 1 हो गया तुम्हारा। यहाँ पर हम रीजन भी लिख सकते हैं कि ab बराबर जो है वो dp है, साथ ही साथ dq बराबर जो है वो ac है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सचेंज ऑफर डाल दिया, ठीक है। ये बातें तुमको समझ में आ गई। अब चलो फिर से यहाँ पर क्या करना है, तुमको उतार लेना है, जो भी है बातें नोट पिक्चर सहित नोट कर लो, क्योंकि यहाँ पर क्या करने वाले, फिर से हम पिक्चर यहाँ पर घुमाने वाले, पिक्चर चेंज होगा, फिर से नई बातें यहाँ पर सामने आएंगी। चलो चेंज करें पिक्चर को, चलो कोई बात नहीं, चेंज करते हैं, इसको हम देते हैं यहाँ से फॉर्मेट कर देते हैं, इरेज करते हैं। देन अब क्या करने वाले हैं बाबू, बता दो जरा, आ जाओ, इस पूरे त्रिभुज को ही मिटा दो। अब क्या करना है, देखो सपोज अपने पास एक त्रिभुज है इस प्रकार से, ये है D, ये है E और ये है F। अब की बार क्या करना है, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं EF को, और थोड़ा सा अपने को बढ़ाना है इसको D, और इसको अपन मिला देंगे, ये अपने पास P हो जाएगा, ये अपने पास Q हो जाएगा। तो अब क्या करना है, फिर से कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसके लिए। अब क्या कर रहे हैं, EF को फिर से एक ही बार में लिख लेते हैं, EF तथा ED को P और Q तक इस प्रकार बढ़ाया कि यहाँ पर क्या होगा, EP बराबर BC, EP बराबर BC, और साथ ही साथ EQ बराबर AC, EQ बराबर क्या आ जाएगा, EQ बराबर AB। चलो जी, इतनी बातें आ गई। ये कंस्ट्रक्शन है, बनावट है अगली स्थिति के लिए, ठीक है जी। नाउ अब क्या देखना है, अब त्रिभुज ABC और QEP में इसमें देखेंगे क्या क्या पता है। देखो कोण B बराबर E हमको गिवन है, कोण B और E तो दिया हुआ है, कोण B बराबर कोण E, ये तो हमको दिया है। साथ ही साथ देखो, गौर से देखना जरा, AB बराबर है किसके, EQ के, अभी हमने माना है, बनावट किया है ना, AB बराबर EQ है। साथ ही साथ BC बराबर है EP के। सेम स्थिति आ रहा है बाबू कि अगर दो भुजाएं समान है और उन दोनों भुजाओं के द्वारा जो एंगल बन रहे, जो कोण बन रहे वो समान होता है, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। इट मीन्स कि यहां पर ये कहां सारे बनावट से ये भी लिख दे रहे हैं, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज EQEP के, SAS सर्वांग समता पर में लगा के। अब तक अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, इसका मतलब है कि संगत भाग समान होगा, इसका मतलब ये कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण C बराबर कोण P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोण C बराबर कोण P। लेकिन दिया क्या है, लेकिन दिया है कि क्या दिया, देखना करा, कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि कोण F का मतलब क्या है कि EFD है ना, F का मतलब है कोण, यहाँ लिख ही देते हैं EFD के वाला, ठीक है। अतः यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कोण P बराबर हो जाएगा कोण EFD। देखो ना, कोण C P के बराबर है, कोण C EFD के बराबर है, तो कोण P EFD के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा कि DF समांतर है QP के, होगा कि नहीं, तो इसको लिख सकते हैं कि DF समांतर है QP के।
डी एफ समांतर किसके है, क्यू पी के। अब अगर थेल्स प्रमेय यहाँ पर लगाते हैं हम, अब अगर थेल्स प्रमेय लगाते हैं तो क्या आने वाला है जरा हमको बताओ, क्या लिख सकते हैं, ई पी बट्टे ई एफ, ई पी बट्टे ई एफ लिख सकते हैं, बराबर अगर यहां से देखेंगे ई क्यू बट्टे ई डी, ई क्यू बट्टे ई डी, कहां से होगा ये, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। देन हमने माना क्या था, हमने माना था, यहाँ गौर से देखना, गौर से देखना आ जाओ, ए बी बराबर ई क्यू, यानी कि ए बी बराबर ई क्यू और बी सी बराबर ई पी, तो अपने को ई पी के जगह पर क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, बी सी बट्टे ई एफ, ई क्यू के जगह पर क्या आ जाएगा, देखो गौर से देखना, ई क्यू के जगह पर ए बी आ जाएगा, तो ए बी बराबर आ जाएगा डी। इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर चाहो तो कारण भी डाल सकते हो, ये वाला कारण डाल सकते हो वहां पर, ठीक है, क्या डाल सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं ना यहाँ पर, क्यों हो रहा है, क्योंकि ए बी बराबर जो है वो ई क्यू है और साथ ही साथ बी सी बराबर जो है वो ई पी है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब अगर समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो कि ए बी बट्टे डी बराबर है ए सी बट्टे डी एफ के, और बी सी बट्टे ई एफ बराबर है ए बी बट्टे डी, मतलब ए बी बट्टे डी यहाँ भी है, ए बी बट्टे डी ई यहाँ भी है, इसका मतलब ए बी बट्टे डी, ए सी बट्टे डी एफ, बी सी बट्टे ई एफ सब एक दूसरे के क्या है, बराबर है। अतः समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से ए बी बट्टे डी, बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ, ये हो जाएगा तुम्हारा पहली बात। तथा दिया है कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ, अतः क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। तो यहाँ पर ये जो थ्योरम था ना, चूंकि हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, अगर बुक में देखने जाओगे तो आधा पोर्शन करने के बाद लिखा होता है कि इस तरह से हम आगे कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर हमने दोनों किया है, हमने यहाँ पर ए बी बट्टे डी और ए सी बट्टे डी एफ निकाला है, फिर दूसरा भी केस निकाला, हमने दूसरा समीकरण भी बनाया है कि बी सी बट्टे ई एफ और ए बी बट्टे डी। तो हम क्या कर सकते थे, अगर शॉर्ट करना है तो इसको निकाल सकते हैं और हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं बी सी बट्टे ई एफ, ए बी बट्टे डी। तो इस प्रकार से हम थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन समझने के लिए जरूरी है कि किस प्रकार से हम कर सकते हैं, वो हमने सारा कुछ दिखाया है। तो ये तुम्हारा थ्योरम नंबर 6.3 था। देखेंगे अगले थ्योरम को क्या कह रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर क्या कर सकते हैं, रिमाइंड करो, पीछे करो, बैक करो, है ना, बैकवर्ड करो, फिर से देखो, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा।